हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह टॉपिक चलाया जा रहा है जो कि क्विक रिवीजन के तौर पे है, जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं आज का हमारा टॉपिक है। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। इसमें जब इस वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके पहले हम आर्थिक आयोजन के बारे में पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजनाओं की क्या पृष्ठभूमि रही उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जितनी आपकी पंचवर्षीय योजना है। फिर लास्ट में इसके लक्ष्य और उपलब्धि को देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसकी पंचवर्षीय योजना से उस तरीके का क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट पूछा गया कि प्रथम द्वितीय तृतीय कौन सी है, तो वो तो आ जाता है कि वो हो गया। बट वो जब सम्मिलित करने के लिए दिया जा रहा है तो कि किस मॉडल पे कौन सी योजना का निर्माण किया गया, या फिर कब अनवरत योजनाएं चली, कौन से अवकाश मतलब योजना में कितना अवकाश रहा, तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो इसमें आपको एक क्विक रिवीजन के तौर पे है कि आपका एग्ज़ाम पास ही है। तो आप अगर इसको देख लेते हैं, ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम मतलब आपका ये क्वेश्चन जो आएगा वो गलत नहीं होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक आयोजन के बारे में है कि आर्थिक आयोजन क्या प्रक्रिया होती है। आर्थिक आयोजन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। और भारत में आर्थिक आयोजन को निर्धारित करने के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक समानता को दूर करना, गरीबी का निवारण और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। तो सर्वप्रथम इसे कहाँ अपनाया गया था आयोजना को? सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस है, यूएसएसआर में अपनाया गया था। चलिए तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं कि भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वस्तरीय पुस्तक के प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आया हुआ था। और इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था। तो सर्वप्रथम कब किया गया था? विश्वेश्वरैया की जो बुक थी वह प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में आई हुई थी। वो उसमें 10 वर्षीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद 1938 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। और 1944 ईस्वी में बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना शुरू की गई थी, जिसमें बॉम्बे प्लान के जो सूत्रधार रहे थे वह सर आदेश दयाल रहे थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एक न एक पूछा जाता है, कहीं उसकी पृष्ठभूमि से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा, जैसे पीसी महानवोलिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, या हेराल्ड होडोमर मॉडल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या फिर अनवरत योजना कब चलाई गई, आपकी योजना अवकाश किस तरीके रहा, तो इस तरीके से आते हैं। तो आपको इसको बहुत बारीकी से सुनना है, और इसको अगर एक नहीं तो 2 बार आपको देख लेना। तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो वो गलत कभी नहीं होगा। 1944 ईस्वी में भारत सरकार के नियोजन एवं विकास विभाग नामक नया विभाग खोला गया, और इसी वर्ष श्री मन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना प्रारंभ की हुई थी। 1945 में आके श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई हुई थी, और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। फिर स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग क्या है, तो संवैधानिक है या सांविधिक है या गैर संवैधानिक है, तो आपको इसमें बताना है। तो आपका आएगा गैर संवैधानिक एक और परामर्शदात्री निकाय है। भारत में पंचवर्षीय इसके प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल प्रारंभ होता है वह 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होता है। और प्रथम योजना के अध्यक्ष कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। और 15 अगस्त 2014 को इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, और इसके जगह पे किसको लाया गया? नीति आयोग को। तो आपको अपनी योजना आयोग को पढ़ना है, तो योजना आयोग के संदर्भ में फुल डिटेल जाने, जिसके पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? पहले आपके जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, और उपाध्यक्ष जो गुलजारीलाल नंदा, और 1 अप्रैल 1951 को इसे शुरू किया गया था। चलिए तो एक एक करके पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आज जानते हैं, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 ईस्वी तक चली हुई थी।
यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना है। इसके उद्देश्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है, जैसे अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना। और यह किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई और इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि की गई। इस योजना के काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना का भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुभारंभ किया गया था। और इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई और इस मद में मात्र 6% राशि ही खर्च की गई थी। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कब शुरू किया गया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो आपका 1952 में इस विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अब आता है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 1951 तक चली। यह किस मॉडल पर आधारित थी? यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। और पहली का क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वह समाजवादी समाज की स्थापना करना और इस योजना के पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। फिर आता है कि इस योजना में देश के जीवन स्तर में ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों की राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई है। द्वितीय प्राथमिकता यातायात तथा संचार को दी गई, जिसमें 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। ये आपके जो प्रमुख उद्योग थे। पहली वाली में क्या स्थापित किया गया था? पहली वाली में बड़ी सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और द्वितीय वाली में आपके बृहत उद्योगों का विकास हुआ, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के जो इस्पात संयंत्र उनका इस योजना कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई थी। अब आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 1961 से 66 तक का समय है, जिसका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में लाना है। तो इसका ये उद्देश्य है। और इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। तो इसमें किसको प्राथमिकता दी गई? इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो जैसे यूएसएसआर, अमेरिका, कनाडा, तो इस तरीके के दे जाता है। तो ये जो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किससे हुई? 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुई, जो कि झारखंड में स्थित है। और इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध होना, भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा था। इसी दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति में हरित क्रांति को भी जन्म दिया था। तो हरित क्रांति का जो शुभारंभ हुआ था वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, जो आपकी 1961 से 66 के दौरान चलाई गई थी। नेक्स्ट आता है इसमें कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और वह विश्व हरित क्रांति के जो जनक रहे थे वह कौन से हैं? नॉर्मल ई बोरलॉग। इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन रहे हैं और विश्व में, क्योंकि इसमें जब विश्व और भारत में दे दिया जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई कोई अगर नहीं पढ़ पाया तो हरित क्रांति तो दोनों में सेम है, बट ये है कि भारत में कौन है, विश्व में कौन है, तो इस तरीके की कन्फ्यूजन भी होती है। तो आपको एकदम अच्छे से याद करना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो रहे हैं वह एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मल ई बोरलॉग रहे हैं। अब आता है इसमें फिर आपका योजना अवकाश आता है, जो कि 1966 से 69 के बीच का होता है। 3 साल का आपकी वार्षिक योजनाएं इस अवधि के दौरान तैयार की गई थी। इस अवकाश की अवधि में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई थी। और योजना अवकाश का जो प्रमुख कारण था, जैसे भारत पाक युद्ध होना, सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि होना, और इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर भी प्राप्त हो सकी थी। और भारत में योजना अब आता है कि इस बार तो ये जैसे योजना अवकाश हुआ 1966 से 59 में, जो कि पहला योजना अवकाश था। लेकिन भारत में जब योजना अवकाश कितने बार हुआ, तो ये आपका टोटल 3 बार योजना अवकाश हुआ है।
नेक्स्ट आता है आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 74 के बीच की रही है। तो यह योजना जो थी वह DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो यह किस मॉडल पर आधारित है? DR गाडगिल मॉडल पर, जिसका उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होना है। और इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इस योजना में उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने के लिए की गई थी। और यह परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुभारंभ हुआ था इसी योजना के दौरान हुआ था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका कब शुभारंभ किया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम इसके घटक थे। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया और श्वेत क्रांति इसी योजना के कार्यकाल में शुरू की गई थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इस योजना का जो लक्ष्य था वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में यह असफल रही और इसी विफलता के कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। तो इसके विफलता का सबसे मेजर रीजन क्या था? कि मौसम की प्रतिकूलता का होना और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन होना। नेक्स्ट आता है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 78 की ईस्वी के बीच में चली थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था और यह केवल 4 वर्ष के लिए थी। कितने वर्ष के लिए? 5वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 4 वर्ष के लिए रही, जो कि 1974 से 78, जिसमें यह गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य रहा तथा योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई। और इसी में आपके 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जो कि 1975 में शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो आपकी कब हुई 20 सूत्री कार्यक्रम की? 1975 में। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज योजना को भी इसी के योजना में से शुरू किया गया। संबंध इसी योजना है। काम के बदले अनाज योजना से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुई थी। और इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, उसके पश्चात उद्योग और खनिज क्षेत्र को दी गई। जनता पार्टी की शासन द्वारा इस योजना का सन 1978 ईस्वी में ही निर्णय समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। अब चलती है आपकी अनवरत योजना, जो कि 1978 से 1980 के बीच चली। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना रहा? इसका 4 साल रहा। और यह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इसी योजना के दौरान आपका 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ हुआ और आपका इसके अंतर्गत ही पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब आता है आपकी अनवरत योजना, जो कि 1978 से 80 के बीच चली, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि रोलिंग प्लान के नाम से जिस योजना को जाना जाता है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसमें अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि 1978 से 83 की अवधि के दौरान अनवरत योजना या रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई और इसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा इसे 1980 में समाप्त कर दिया था। और इसी योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार, सार्वजनिक बीमा योजना की भी शुरुआत इस योजना के अंतर्गत की गई थी। जो अनवरत योजना थी वह उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अनवरत योजना का जो प्रतिपादन है वह गुरनाल मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था और इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़वाला को दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में अनवरत योजना के संदर्भ में आता है। अब आती है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो है वह 1980 से 85 ईस्वी के बीच की रही। इस योजना का जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इसी योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास जैसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। अब आता है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना की किस मॉडल पर आधारित थी? जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था कि एक समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अवसर जुटाना। दूसरा उद्देश्य आता है कि साम्य या न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना। तीसरा, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना। और चौथा, देसी तकनीक विकास के सुदृढ़ आधार तैयार करना था। तो इसका ये प्रमुख उद्देश्य था।
इसमें भोजन काम उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई और इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई और इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। तो ये आपकी प्रमुख योजना के संदर्भ में। फिर आपका योजना अवकाश आता है जो कि 1990 से 1992 के बीच रहा। इस योजना अवकाश में 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक एक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई थी। यह आदेशात्मक योजना में सरकार तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामकी एवं मुख्य विकास एजेंडे की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोग की भूमिका में भी होता है। भारत में 1991 ईस्वी के बाद पूर्व आदेशात्मक योजना लागू की गई थी, जबकि 1991 ईस्वी के बाद इसे निर्देशात्मक योजना लागू की गई। तो इसके संदर्भ में इसके पहले 1991 के पूर्व कौन सी योजना थी? आदेशात्मक योजना। और 1991 के बाद जो योजना चलाई गई वह निर्देशात्मक योजना थी। और आदेशात्मक योजना वो योजना होती है जिसमें सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियामकी एवं मुख्य विकास एजेंडे की भूमिका निभाता है। और वहीं निर्देशात्मक योजना वो होती है जो सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोग की भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से दोनों की परिभाषा को स्पष्ट किया गया। फिर आता है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 के बीच में चली। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता आपकी मानव संसाधन विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास के सारे विकास सार तत्वों को अपनाया गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग महत्व को कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की भी इस योजना में शुरुआत की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई और 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन करने के कार्यों तथा संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना और इस प्रावधान को बढ़ावा देना है, जिसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपये रखी गई है। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसमें प्रमुख लक्ष्य मेला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। तो इस योजना का लक्ष्य रखा गया। अब आती है आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता आपकी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दी गई। इस योजना की असफलता के पीछे कारण आपका अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार बताया गया और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। फिर आती है आपकी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में आपकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम को निम्नलिखित क्षेत्र चुने गए कि भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसे कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटियों और औषधीय मूल के पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों की समुचित तथा संरक्षण देना इसके संदर्भ में आता है। अब आती है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 2002 से 2007 तक चली। इसका उद्देश्य देश में गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का प्रस्तावित करना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक चली और इस योजना को 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ किया गया और इसका मुख्य लक्ष्य तीव्रतम और समावेशी विकास था। इसमें सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि दर 8.3% रही, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं परियोजना रही और ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 11वीं योजना भी रही है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना है आपका कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र का जो विकास रहा वह 3.3%, 6.6% और 9.8% रहा। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विषय वस्तु थीम आपकी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को किया गया। अब आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चली, जिसका मुख्य उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास था और 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि समावेशी विकास के मद में निहित की गई थी। अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य से पूछे गए हैं कि इसमें उद्देश्य क्या था। जैसे इसमें तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास दिया गया है, तो इसमें आपका जो समावेशी और धारणीय विकास देता है, लेकिन तीव्र और अधिक समावेशी रहेगा तभी इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य रहता है। क्योंकि जो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसका भी लक्ष्य तीव्रतम समावेशी विकास है। तो इन दोनों के लक्ष्य में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस किया
दिया है 12वीं में, और इसमें 11वीं में सिर्फ इस तरीके से बताया गया है कि तीव्रतम और समावेशी विकास, और इसमें 12वीं में दिया गया है कि तीव्र, अधिक, समावेशी और धारणीय विकास। तो इस तरीके से तो इसमें ये कन्फ्यूजन होता है, तभी ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन तो आते ही है। तो इसमें आपका इस वाले ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। चलिए, तो ये एक पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं कि इसका एक एनालिसिस देख लेते हैं कि किस तरीके का है। आपका पहली योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली, इसमें आपका जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य 2.1% था और आपका उपलब्धि 3.6% हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 से 1961 के बीच चली, जिसमें आपका लक्ष्य था 4.5 और लक्ष्य की प्राप्ति आपका 4.1% हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक चली, जिसमें आपका लक्ष्य 5.6 था और लक्ष्य की प्राप्ति 2.8 रही। फिर आती है चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसे 1969 से 1974 के बीच चली, जो कि आपका 5.7 लक्ष्य था और 3.3 की प्राप्ति हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है जिसका लक्ष्य 1974 से 1978 के बीच रहा और इसमें 4.4 की लक्ष्य रखा गया और इसमें लक्ष्य से ज़्यादा की प्राप्ति हुई, 4.8 की प्राप्ति हुई। फिर आता है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक चली, जो कि 5.2 लक्ष्य की प्राप्ति था और लेकिन प्राप्त किया है 5.7। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच चली, जिसमें 5 लक्ष्य था और 6.02 लक्ष्य की प्राप्ति हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना जिसमें आपका लक्ष्य था 1992 से 1997 तक चली, जिसमें आपका लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6% और इसमें आपको प्राप्ति हुई 6.8%। फिर आता है आपका नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 के बीच चली, जिसमें 6.5 आपका जीडीपी की वार्षिक लक्ष्य रखा गया था और आपकी उपलब्धि हुई 5.4 की। फिर आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से 2007 के बीच चली और इसके अंतर्गत आपको 8 लक्ष्य रखा गया था और इसमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई आपकी 7.5%। अब आता है 2007 से 2012 में 9% आपकी सर्वाधिक प्राप्ति बताता है, जिसमें उपलब्धि थी 8.3%। फिर आज 12वीं पंचवर्षीय योजना में जिसमें आपके 2012 से 17 तक चली, जिसमें 9.0 और संशोधित 8% था। इसके अतिरिक्त आपकी 7 वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई, जिसमें ये वार्षिक योजनाएं आती हैं 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 1978 से 79, 79 से 80, 1990 से 91 और 1991 से 92। तो आपकी टोटल कितनी ये योजनाएं चलाएंगे? ये 7 वार्षिक योजनाएं चलाएंगे। और आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची की 7वीं अनुसूची में रखा गया है और भारत का संविधान यह भेद करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो ये नोट के संदर्भ में यहाँ पर ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मतलब कि नेक्स्ट अभी फिर से कोई टॉपिक आपको क्विक रिवीजन के तौर पर दिया जाएगा और आप भी टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। तब तक आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।